Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. वेलकम टू एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज़। दोस्तों, मेरा नाम शहजाद हसन है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब वीडियोस इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू के हवाले से, जो एफपीएससी ने अभी टेस्ट रिसेंटली या नियर फ्यूचर में जो है सो कंडक्ट करना है। तो इस हवाले से हमने लास्ट टाइम सेल टैक्स एक्ट 1990 की वीडियोस अपलोड की थी। एक ही वीडियो थी बेसिकली, और वो 30 मिनट के करीब की वीडियो थी, और उसमें हमने मुकम्मल सेल टैक्स एक्ट 1990 को कवर किया था। तो वो भी एक बड़ी ज़बरदस्त वीडियो है और वो कामयाब वीडियो गई है, जिसको एस्पायरेंट्स ने बहुत ज़्यादा सराहाया है और उसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स भी आए, दोस्तों की तरफ से फीडबैक अच्छा आया है। तो ये हमने सिलेक्टेड स्टडीज़ की है, सेक्शन बाय सेक्शन ही की है, हमने कोई सेक्शन बीच में से छोड़ा नहीं है। लेकिन सिलेक्टेड स्टडी का मतलब ये है कि हमने ज़्यादा डीप में नहीं गए, टाइम ज़ाया नहीं किया, और कोर्स की जो डिमांड थी और एफपीएससी की जो डिमांड थी और उनका जो पैटर्न है क्वेश्चन पेपर का, तो हमने कोशिश की है कि उस लिहाज से उस लिमिट तक हम अपने आप को रखें, ताकि टाइम भी ज़ाया ना हो हमारा, और हम जो एग्ज़ाम है उसकी रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करें। तो दोस्तों, हम आते हैं फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 के सेक्शन 1 से शुरू करेंगे, और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 को क्लियर करेंगे, और उसके बाद अगली वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद अगली बनाएंगे। 3 वीडियोज़ में ये सेक्शन, इस पूरे एक्ट को हम मुकम्मल करेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन क्या कहता है इसमें यानी शार्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, ये फर्स्ट सेक्शन का टाइटल है। तो शार्ट टाइटल का मतलब ये है कि इस पूरे एक्ट को कहा किया जाता है। इस पूरे एक्ट को फेडरल एक्साइज एक्ट 2005 कहा जाता है, और इसका जो एक्सटेंड है वो होल ऑफ पाकिस्तान पे होता है, यानी इसका जो ये कानून लागू किस पे होता है, यानी होल ऑफ पाकिस्तान। एंड कमेंसमेंट, इसकी कमेंसमेंट जो है 1 जुलाई 2005 से होती है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि फेडरल एक्साइज एक्ट इन्फोर्सेबल या उसकी कमेंसमेंट की डेट बताएं। ठीक है, तो वो आप बता सकते हैं कि 1 जुलाई 2005 है। जिस तरह सेल टैक्स एक्ट 1990 था, वो उसकी कमेंसमेंट थी 1 नवंबर 1990। तो इसी तरह इसकी भी यही है। और उसके बाद सेक्शन 2 डेफिनेशंस का है। इस पर मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं लगाता क्योंकि आगे जितने सेक्शंस आएंगे वो इन डेफिनेशंस में से कोई ना कोई टर्म उसमें लाजमी होगी। तो हम वो, आप जब वो सेक्शन सुनेंगे उसके बाद मुतालिक हम बात करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उसकी वो जो डेफिनेशंस वाली चीज़ है वो कवर हो जाती है। तो हमें डेफिनेशंस में जाने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन 3 है ड्यूटीज़ स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेवीड। तो इसमें बात कर रहे हैं कि लेवी कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ जो ड्यूटी स्पेसिफाइड है उसके मुतालिक, यानी इसमें कौन से गुड्स, ये जो ड्यूटी है ये किस पे लगती है। तो ये जो ड्यूटी है ये लगेगी गुड्स प्रोड्यूस्ड होंगे या मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान होंगे उस पे लगेगी, और जो इंपोर्ट्स हैं, जितनी भी कोई भी बंदा पाकिस्तानी या यहाँ पे कोई भी कंपनी है वो बाहर से चीज़ें मंगवाती है, उन पे ये ड्यूटी लगती है। और गुड्स स्पेसिफाइड बाय द गवर्नमेंट, या फिर जो है सो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, वो अगर कोई चीज़ स्पेसिफाई कर देती है थ्रू नोटिफिकेशंस, ठीक है ना, तो उस पर भी ये ड्यूटी लगेगी। ठीक है, और ऐसी गुड्स जो नॉन टेरिफ एरियाज़ का मतलब ये है कि पाकिस्तान में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे टैक्स फ्री जोन्स होते हैं। ठीक है ना, जैसे गिलगित बल्तिस्तान वगैरह हो गया, ये टैक्स फ्री जोन है। तो वहाँ पे कोई अगर फैक्ट्री लगी हुई है या प्रोडक्ट्स वगैरह वहाँ पे होती हैं जो टेरिफ एरियाज़ में लाया जाता है, यानी उन एरियाज़ में लाया जाता है जहाँ पे
टैक्स लागू होते हैं, ठीक है ना, वो टैक्स फ्री जोन नहीं है। तो वहाँ पे जब लाए जाएंगे तो फिर उन पे भी ये ड्यूटी आयद होती है और सर्विसेज पे होती है। अगर पाकिस्तान में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर भी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। अगर बाहर से कोई आपको सर्विस दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन जो रेसिपिएंट है वो पाकिस्तान में है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका तरीके का चेंज हो जाता है। तो फिर सर्विस प्रोवाइडर पे एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी, बल्कि जो रेसिपिएंट होगा पाकिस्तान के अंदर जो सर्विसेज ले रहा होगा उस पे ये ड्यूटी लगती है फेडरल एक्साइज की, ठीक है। और जो ये बार बार हम पढ़ेंगे ये पॉइंट कि जो इंपोर्ट होती हैं चीज़ें बाहर से पाकिस्तान के अंदर, तो उन पे जो ड्यूटी के लेवी करने का जो मैनर्स होते हैं, जो तरीक़ेकार होते हैं, वो वही होंगे जो कस्टम एक्ट 1969 में प्रेस्क्राइब किए गए हैं। तो जो तरीक़ेकार कस्टम का है वही तरीक़ेकार हम एक्साइज ड्यूटी लगाने में भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। और जो ये ड्यूटी होती है ना, ये बेसिकली एंड यूज़र वगैरह नहीं देता, या आपका क्लाइंट या कस्टमर वो नहीं देता, ये मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर या इंपोर्टर, ये उन पे लगती है, ठीक है ना। और जैसा कि हमने कहा कि सर्विस प्रोवाइडर पे सिर्फ तब हम नहीं लगाते एक्साइज जब वो पाकिस्तान से बाहर होता है, लेकिन रेसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज जो होते हैं वो पाकिस्तान के अंदर होते हैं, तो रेसिपिएंट फिर तब लगाई जाती है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ें हैं, ये मेन पॉइंट्स हैं। और ये अहम जो है सो सेक्शन 3 ये ड्यूटीज स्पेसिफाइड इन फर्स्ट शेड्यूल टू बी लेविड। फर्स्ट शेड्यूल का मतलब ये है कि एक तो 15% एक्साइज ड्यूटी का रेट है, ठीक है ना, जनरल। लेकिन फर्स्ट शेड्यूल में ये है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो चीज़ें लिखी हुई हैं, जो गुड्स सर्विसेज लिखी हुई हैं, उनमें उन्होंने कहीं कहीं रेट भी दिए हुए हैं, यानी 15 से कम भी हो सकता है, वो 15 से ज़्यादा भी उन्होंने दिया हुआ है। तो वो फिर फर्स्ट शेड्यूल में जो दिया होगा रेट वही लगेगा। उसके बाद आ जाता है सेक्शन 4 फाइलिंग ऑफ रिटर्न एंड पेमेंट ऑफ ड्यूटी, यानी ये फाइलिंग ऑफ रिटर्न की बात कर रहा है। जैसे सेल्स टैक्स एक्ट में 1990 में हमने रिटर्न के मुतल्लिक सेक्शन 23 हमने पढ़ा था, तो इसमें जो है सेक्शन 4 है। अच्छा, वो जो हम कह रहे थे वो 23 तो इनवाइसेस के मुतालिक है, 26 जो है सो रिटर्न के मुतालिक है सेल टैक्स में, और सेक्शन 4 जो है सो ये एक्साइज ड्यूटी में। तो रिटर्न हर मंथली बेसिस पे होती है और रजिस्टर्ड पर्सन ये फाइल करता है रिटर्न, और विद इन ड्यू डेट की जाती है। ड्यू डेट क्या होती है सेल टैक्स एक्ट में, तो हर महीने रिटर्न होती थी और अगला जो महीना आएगा उसकी 15 तारीख ड्यू डेट होती थी। वो एक बाय डिफ़ॉल्ट या इन ला उन्होंने पहले से लिख दिया है कि हर महीने की नेक्स्ट मंथ की जो 15 तारीख होगी वो पिछले महीने की ड्यू डेट होगी। तो लेकिन फेडरल एक्साइज एक्ट में इन्होंने ड्यू डेट प्रेस्क्राइब नहीं किया। उन्होंने क्या किया है कि फेडरल एक्साइज ड्यूटी की जो ड्यू डेट होगी वो बोर्ड जो है ना खुद स्पेसिफाई किया करेगा। फिर वो 10 तारीख बनती है, 15, 20 या जो भी, या 2 महीने बाद जब भी वो करेंगे तो उसकी आपने उसके मुताबिक चलना होगा, यानी ड्यू डेट उन्होंने कोई सच पहले से प्रेस्क्राइब की नहीं है। फिर रिवाइज रिटर्न होता है। रिवाइज रिटर्न का मतलब ये होता है कि आपसे कोई गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई, आपने समझा कि यार ये चीज़ भी रह गई है, तो आप रिवाइज रिटर्न की इजाज़त लेकर आप रिवाइज रिटर्न जमा कर सकें। हाँ, इजाज़त की ज़रूरत तब पड़ती है जब 120 दिन से ज़्यादा हो जाएं, तो फिर आप कमिश्नर के पास जाते हैं, वहाँ एप्लीकेशन देते हैं कि हम उसको रिवाइज़ करना चाहते हैं, हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं, मिस्टेक्स हुई हैं, ठीक है ना। तो उसकी फिर इजाज़त मिल जाएगी। आप 120 डेज़ के बाद जो इस इजाज़त लेकर करेंगे। अगर 60 डेज़ के अंदर अंदर आपको लगता है कि हमने जो फ़ाइल रिटर्न की है असल वाली उसमें गलतियाँ हैं, और 60 डेज़ के अंदर या 2 मंथ्स के अंदर आप रिवाइज़ करना चाहते हैं, तो फिर आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप फिर रिवाइज़ करवा सकते हैं, ठीक है ना, खुद ही कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये रिटर्न के मुतल्लिक था सेक्शन 4, और बहुत सिंपल था, इजी है।
तो इसके बाद सेक्शन 5 है ज़ीरो रेट ऑफ ड्यूटी एंड ड्रॉबैक ऑफ द ड्यूटी। ज़ीरो रेट का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट्स पे जैसे ज़ीरो रेट था सेल टैक्स में कि आप एक्सपोर्ट करते हैं तो कोई सेल टैक्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इंपोर्ट पे होती थी। इसी तरह फेडरल एक्साइज की भी छूट दी हुई है, या फिर गवर्नमेंट ने कुछ चीज़ें स्पेसिफाई की हुई हैं थ्रू नोटिफिकेशंस बाय ऑफिशियल गज़ट, तो उसमें भी आप जो चीज़ें जो गुड्स लिखी हुई हैं, सर्विसेज लिखी हुई हैं, वो भी ज़ीरो रेटेड है, यानी उन पे टैक्स जो होगा ज़ीरो होगा, ठीक है ना। लेकिन वो एग्जेम्प्ट नहीं है। आप एग्जेम्प्ट और ज़ीरो का बहुत बड़ा फ़र्क है दोनों में। एग्जेम्प्ट का मतलब है कि इन पे टैक्स हो ही नहीं सकता। ज़ीरो का मतलब ये है कि टैक्स है लेकिन ज़ीरो है, वो फिर कभी उस पर ज़ीरो का मतलब है उसको टैक्स में ज़ीरो से बढ़ा के 1 2 3 भी कर सकते हैं। वो फिर FBR की मर्ज़ी है या फेडरल गवर्नमेंट की, जब भी उनका दिल करेगा करेंगे। और जो है सो FBR जो है सो वो प्रोहिबिट भी कर सकता है ड्रॉबैक या ड्रॉबैक ऑफ द ड्यूटी या एडजस्टमेंट ऑफ द ड्यूटी ऑन एक्सपोर्टेशन। एक्सपोर्टेशन पे जैसे कि ज़ीरो रेट है या एग्जम्पशंस होती हैं, तो लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं अभी जो है ना आप इस पर ड्यूटी भी दें, सेल टैक्स भी दें, लेकिन बाद में आप रिफ़ंड क्लेम कीजिएगा, आपको मिल जाएंगे। तो वो कुछ चीज़ों पे या बाज़ चीज़ों पे स्पेसिफाई करके नोटिफिकेशंस के ज़रिए वो प्रोहिबिट भी कर सकते हैं कि नहीं आपने ड्रॉबैक भी नहीं लेना, एडजस्टमेंट भी नहीं ले सकते एक्सपोर्टेशन पे। तो ये ज़ीरो रेट और ड्रॉबैक की बेसिकली, ड्रॉबैक का मतलब ये है कि जो आपने पहले ड्यूटी पे की हुई है उसको ड्रॉबैक करवा लें, दोबारा वापस ले लें, रिफ़ंड ले लें, जो भी, ठीक है ना। तो इसके बाद सेक्शन है सेक्शन 6 एडजस्टमेंट ऑफ ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज। ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये सिर्फ ये एक बात ध्यान में रखना है कि रेफरेंस एडजस्टमेंट वगैरह ड्रॉबैक ये सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को ही अलाउड होती है, और ये सप्लायर और तब मिलती है जब आप अपने रिटर्न में भी वो शो कर रहे हों, ठीक है ना। आप एडजस्टमेंट ऐसी चीज़ का नहीं क्लेम कर सकते जिसका जिक्र आपने रिटर्न में किया ही ना हो। आपने रिटर्न हर महीने जमा होती है और आप एडजस्टमेंट रिफ़ंड साल के अंदर अंदर लेना होता है, वो अगले महीने में करेंगे या 6 महीने बाद करेंगे। जब भी आप क्लेम करेंगे तो आपको शो भी करना पड़ेगा कि आपने जो है सो रिटर्न में, एक तो आपने रिटर्न में दिखाना होगा कि आपने रिटर्न में उसका जिक्र किया हुआ है, और दूसरा वो भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा कि जो एडजस्टमेंट या आप रिफ़ंड लेने जा रहे हैं वो जो टैक्स आपने दिया है गवर्नमेंट को, या आपने जिससे जो है सो जिसको आपने पे किया था एक्साइज ड्यूटी या आपने टैक्स पे किया था, ठीक है ना। तो वो परचेज़र है, वो सेलर तो आपको देगा खुद ना, तो उसको आउटपुट कहते हैं। लेकिन जो इनपुट आप देकर आए हैं सेलर को, सॉरी, जो आप परचेज़र हैं खुद, और आपने जो है सो कोई चीज़ परचेज़ की, आपने उसकी प्राइस दी और प्राइस के साथ आपने ड्यूटी भी पे की और आपने सेल टैक्स भी पे किया, तो आपने वो शो करना है कि जिससे आपने चीज़ परचेज़ की है उसने आगे जो है सो गवर्नमेंट को जमा कराए भी हैं या नहीं, या अपने खाते में रख के घूम रहा है, तो वो प्रूफ भी आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना, एडजस्टमेंट के लिए। तो वो आपका जो है सो ये एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ द ड्यूटी आपको ये चीज़ें देना होती हैं कि आपने टैक्स भी दिया है, रिटर्न में भी आपने शो किया है, और जिसको आपने टैक्स पे किया हुआ है जिस सोर्स को, उस सोर्स ने आगे गवर्नमेंट के खाते में सबमिट भी किए हुए, पेमेंट भी की हुई है, ठीक है। तो अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं। सेक्शन 7 है एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल टैक्स एक्ट 1990। सेक्शन 7 ये भी बहुत इजी सेक्शन है, यानी एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सेल टैक्स, यानी आप जो है ना, आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है ना उस पर सेल टैक्स की जो है प्रोविजंस लागू होती हैं। यानी
जैसे कि सेल टैक्स स्पेसिफाइड इन सेकंड शेड्यूल एंड सर्विसेज स्पेसिफाइड बाय बोर्ड, ठीक है ना। तो जैसे सेल टैक्स में है सेकंड शेड्यूल में, और या बोर्ड ने जो है सो स्पेसिफाई कर रखी है, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ इनपुट टैक्स कैन बी मेड बाय फॉलोइंग मैनर। जैसे सेल टैक्स में एडजस्टमेंट होती है इनपुट टैक्स की, यानी आप पे अगर कोई लायबिलिटी है और आप टैक्स लायबिलिटी पे करने जा रहे हैं, तो उससे पहले देखेंगे कि आपने इनपुट कितना पे किया हुआ है। तो इनपुट जो होता है वो आपने रिफ़ंड लेना होता है, वापस लेना होता है, ठीक है ना। तो आपने इनपुट क्या करेंगे, उस टैक्स लायबिलिटी जो पे करने जा रहे हैं, तो पे करने से पहले आप इनपुट चेक करेंगे कितना है, वो उसमें से माइनस करेंगे, फिर आप टैक्स लायबिलिटी जाकर जमा करवाएंगे जो बचेगी पीछे। या फिर जो है सो आउटपुट आपने कलेक्ट कर रखा है एंड यूज़र से, वो आपने गवर्नमेंट को पे करना है, तो आप आउटपुट पे करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप क्या करेंगे, इनपुट देखेंगे कि इनपुट आपके खाते में कितना बैलेंस में है, तो वो माइनस कर लेंगे आउटपुट से, फिर आउटपुट आगे जाकर गवर्नमेंट के खाते में जमा कराएंगे, ठीक है ना। तो ये तरीक़ेकार हैं, ये सेल टैक्स में दिए हुए हैं उन्होंने, और वही तरीक़ेकार आपका एक्साइज ड्यूटी पे भी लागू होता है। इसके बाद सेक्शन 8 है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज। डिफ़ॉल्ट सरचार्ज ये अगर शार्ट लेवीड है, शार्ट पेड है, ड्यूज़ आपने क्लियर नहीं किए विद इन ड्यू डेट, तो आप पे डिफ़ॉल्ट सरचार्ज लगता है, और वो सालाना 12% के हिसाब से होता है। यहाँ पे सेक्शन 8 है, और सेल टैक्स में इसका सेक्शन 34 है। इसके बाद सेक्शन 9 है लायबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ ड्यूटी इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनीज और बिजनेस इंटरप्राइजेज और इन केस ऑफ सेल ऑफ ओनरशिप। यानी आपकी जो लायबिलिटीज़ हैं, ठीक है ना, जो पेमेंट ऑफ ड्यूटी की लायबिलिटीज़ हैं, अगर आप प्राइवेट कंपनी अपनी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो वो आप पहले ट्रांसफ़र करने से पहले आप वो क्लियर करेंगे, ठीक है। अगर आप क्लियर नहीं करते, तो अगला जो नया ओनर आएगा उस पे ये चली जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी, ये लायबिलिटी करनी तो है ही है। और लेकिन अगर आप ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, लेकिन आप अपना बिज़नेस वाइंड अप कर रहे हैं, या आपका बिज़नेस को वाइंड अप किया जा रहा है, उसको आपका बिज़नेस वो खसारे में चला गया है, उस कंपनी को बंद होना ही होना है, ठीक है ना। तो फिर आपके साथ जो भी होगा स्टेक होल्डर्स, जिसमें शेयर होल्डर होते हैं, कंपनी डायरेक्टर होते हैं, या जो मेन बंदे मैनेजमेंट के होते हैं, ठीक है ना, तो वो सारे मिलकर वो लायबिलिटी उनसे ली जाएगी, गवर्नमेंट छोड़ेगी नहीं, ठीक है ना। या फिर अगर कोई बिज़नेस में बचा कुचा कुछ रहता है, गाड़ियाँ रहती हैं, बिल्डिंग है, या जो भी चीज़ें, फिर वो अटैच करके अकाउंट्स अटैचमेंट करके बैंक अकाउंट्स वगैरह, वो गवर्नमेंट अपना खाता जो है क्लियर करेगी, ठीक है। आप भाग नहीं सकते गवर्नमेंट का खाता क्लियर किए बगैर। तो ये हो गया सेक्शन 9। उसके बाद सेक्शन 10 है एप्लीकेशन वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी। इसमें जो है सो बताया गया है कि जो रेट ऑफ ड्यूटी जो है ना, वो कब लगेगा, वो तब लगेगा जब आप जो है ना सर्विसेज किसी को डिलीवर करते हैं, या आप गुड्स जो है ना किसी को फॉर कंजम्पशन या यूज़ के लिए, या जो भी पर्पज़ है इसके लिए जब उनको डिलीवर किया जाता है, तो उस वक्त उसकी जो है ना वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी किया जाएगा। उससे पहले अगर गोदाम में चीज़ें पड़ी हुई हैं या फैक्ट्री में बन रही हैं, उस वक्त उससे पहले ये नियम है, जब तक आप उसको सप्लाई नहीं करते, प्रोवाइड नहीं करते, तब तक उस पर वो नहीं लगेगी। जब वो टाइम आएगा, उस वक्त उस पर जो है ना एप्लीकेशन वैल्यू एंड रेट ऑफ ड्यूटी लगेगी, ठीक है। इसके बाद सेक्शन है 11 कलेक्शन ऑफ एक्सेस ड्यूटी। एक्सेस ड्यूटी का मतलब ये है कि आपने किसी भी वजह की बुनियाद पे आपने ड्यूटी जो है सो वो एक्स्ट्रा जो है ना, यानी 15% अलाउड था, आपने 20% के हिसाब से कलेक्ट करते रहे, और बाद में पता चला कि यार ये तो काम गड़बड़ हो गया है और जो है सो ज़्यादा आ गई है, तो चलो ठीक है जेब में रख लेते हैं, तो रख नहीं सकते आप एंड यूज़र से रिफ़ंड भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसको अगर एंड यूज़र कहता है कि चलो ठीक है 15 के बजाय 20 लेते रहे, तो वापस करो, वापस भी नहीं आप कर सकते, ठीक है। बाज़ केसेस में तो आप जानते होते हैं कि ये कस्टमर, लेकिन बहुत ज़्यादा केसेस में ये होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि पानी की बोतल जो आप सेल कर चुके हैं वो किस किस ने पी है, ठीक है ना। तो आप इस तरह वापस नहीं कर सकते, फिर वो गवर्नमेंट के खाते में आपने
या वो फेडरल बोर्ड को आपने पेमेंट करनी होती है। तो ये है कलेक्शन ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अगला सेक्शन है सेक्शन 12, डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू फॉर द पर्पज़ ऑफ ड्यूटी। ये भी सेक्शन बहुत ज़बरदस्त है, बहुत इजी है। डिटर्मिनेशन यानी आप पहले ड्यूटी लगा रहे हैं, एक्साइज ड्यूटी किसी पे लगा रहे हैं तो कैसे लगाएंगे, तो पहले उसकी वैल्यू का पता होगा तो ही पता चलेगा ना कि इसकी ड्यूटी कितनी बनती है। तो आपने पहले वैल्यू निकालनी है, उसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी होती है, कुछ पैमाने भी तय हैं, ठीक है ना। तो उस हिसाब से वैल्यू निकालेंगे, फिर ड्यूटी लगाएंगे। और अगर सर्विसेज हैं तो सर्विसेज में आप देखेंगे कि ये किस लेवल की सर्विसेज दे रहे हैं, क्या फैसिलिटीज़ दे रहे हैं और टोटल क्या चार्ज कर रहे हैं। उसके बाद आप ड्यूटी लेवी करते हैं और ड्यूटी फिक्स करते हैं। जो गुड्स इंपोर्ट स्टेज पर हैं तो वो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उसमें ये था कि आप इंपोर्ट की लेवल पे जो ड्यूटी फिक्स करते हैं वो कस्टम एक्ट 1969 के प्रोविजंस के तहत करते हैं। जिस तरह कस्टम ड्यूटी फिक्स की जाती है सेम उसी स्टेज पे इंपोर्ट की स्टेज पे कस्टम एक्ट के असूलों की बुनियाद पर ही एक्साइज ड्यूटी लेवी की जाएगी। और कुछ चीज़ें होती हैं जिन पे गवर्नमेंट ने जो है सो ड्यूटी फिक्स की हुई होती है, तो उस में ये होता है कि उसके मुख्तलिफ सेम प्रोडक्ट के मुख्तलिफ ब्रांड्स हैं, उनकी फिर रेट्स भी मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर ड्यूटी फिक्स है तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप मुनसिफाना काम हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मुख्तलिफ ब्रांड्स अपने अपनी रेट रखते हैं, एक ही चीज़ आपको 10 रुपये की भी मिलेगी और बाज़ार में, और उसी सेम चीज़ या परफ्यूम आप देख लें, सिर्फ नाम चेंज होता है तो आपको 1000 का भी मिलेगा। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो उसी सेम नेचर के जो चीज़ें होती हैं फिर उसमें देखते हैं कि हाईएस्ट प्राइस किस हाईएस्ट प्राइस क्या है। तो जो हाईएस्ट प्राइस, तो ये भी आप देख लें कि जो हाईएस्ट प्राइस होगी उस पर फिर ड्यूटी जो उसकी हाईएस्ट प्राइस के हिसाब से लगेगी। उसके बाद सेक्शन है सेक्शन 13 रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन सेल टैक्स में भी हमने पढ़ा था, वहाँ सेक्शन 14 के तहत हो रही थी रजिस्ट्रेशन। और अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर्ड हैं तो आपको एक्साइज के लिए अलग रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सेल टैक्स में रजिस्टर नहीं है तो एक्साइज में रजिस्ट्रेशन आप सेक्शन 13 के तहत होती है। आपकी एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। फिर रजिस्टर्ड पर्सन के फ़ायदे होते हैं, यानी वो रिफ़ंड ले सकते हैं, एडजस्टमेंट ले सकते हैं और एग्जम्पशंस के मुतालिक उनको रियायत होती है, ठीक है ना। और कोई पॉलिसी वगैरह आ रही है रजिस्टर्ड पर्सन उसमें से फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई न्यू पॉलिसीज़ वगैरह अनाउंस होती रहती हैं, FBR की तरफ से पैकेजेस अनाउंस होते रहते हैं, ठीक है। तो वो रजिस्टर्ड पर्सन उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 14 है रिकवरी ऑफ अनपेड ड्यूटी ऑफ एरोनियसली रिफंडेड आर एरियर्स ऑफ द ड्यूटी। यानी अनपेड ड्यूटी है तो रिकवरी तो गवर्नमेंट लेगी, आप ड्यूटी पे नहीं करेंगे तो आपसे रिकवरी गवर्नमेंट की बनती है, गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ जाएगी, FBR आपके पीछे पड़ जाएगा, ठीक है, कि भाई दो आपको नोटिस भेजेंगे। या फिर आपने एरोनियसली यानी गलती से, एरोनियस का मतलब क्या है, गलती, एरर हो गया, ठीक है ना, गलती हो गई तो आपसे आपने रिफ़ंड ले लिए, गवर्नमेंट कहती है यार ये तो रिफ़ंड इसके बनते नहीं थे, ऑडिट हुआ पता चल गया, ऑडिट ऑब्जेक्शन आ गया तो कहें कि भाई वापस करो। तो उसके लिए वो इस मामले में भी आपके पीछे पड़ जाएंगे, नोटिस भेजेंगे, टीम भेजेंगे, ठीक है। आपको जो है सो डिफ़ॉल्ट सर्चार्ज लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, बहुत सारे मामले। तो ये सेक्शन 14 के तहत होता है। और इस सिर्फ पेनल्टी में ये है कि पेनल्टी आपको बगैर शोकास या नोटिस के नहीं लगाई जा सकती। अगर ऐसा कोई करेगा तो वो इलीगल है और वायलेशन ऑफ लॉ है। आपको पेनल्टी शोकास देंगे, शोकास का आप जवाब देंगे, सेटिस्फैक्ट्री जवाब होगा तो केस क्लोज कर देंगे, अगर नहीं होगा तो आपको आप पे पेनल्टी जुर्माना लगाएंगे, कहीं कहीं पे तो जेल भी काटनी पड़ती है, ठीक है। अमूमन मुझे नहीं लगता जेल भेजते होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सारे वाइट कलर लोग होते हैं बिजनेसमैन, और छोटी छोटी बात पे जेल भेजना वो डराने के लिए, डेटरेंस के लिए उन्होंने रखा है। बहरहाल या बार बार जो गलतियां करता होगा, बार बार जो चोरी करने की कोशिश करता होगा उसको सख्त सज़ा देते होंगे। बहरहाल मेरा मकसद ये है यहाँ पे
कि रिकवरी कैसे की जाती है। रिकवरी के लिए आपको एक तो 5 साल के अंदर अंदर रिकवरी का नोटिस भेजना है। ऐसा नहीं है कि आपने जो है सो गवर्नमेंट के ड्यूज़ हथियाए हुए हैं, अनपेड है, शार्ट पेड है, और गवर्नमेंट सो गई है, FBR सो गई है, 10 साल के बाद आपको नोटिस भेजेगी, नहीं भेज सकती। 5 साल का अरसा गुजरेगा, आप पिछले खाते को वो रिपीट नहीं कर सकती, वो छोड़ देगी उसको, ठीक है। और 5 साल के अंदर अंदर कभी भी आपको नोटिस भेज सकते हैं फॉर रिकवरी। नोटिस भेजेंगे, नोटिस के बाद 120 दिन के अंदर अंदर आर्डर पास करना होता है उन्होंने। 120 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा तब हो जब कोई स्टे आर्डर आ गया है या एडजस्टमेंट्स चल रही हैं, कोर्ट में चले गए, ट्राइब्यूनल में चले गए आप, फिर वो का ट्राइब्यूनल के भी 30 डेज़ सिर्फ आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। यानी 120 डेज़ में से 30 डेज़ स्टे वाले या एडजस्टमेंट वाले निकालेंगे तो पीछे बचते हैं 90 डेज़। तो 90 डेज़ से आनवर्ड 30 डेज़ मज़ीद आप ले सकते हैं, 120 डेज़ तक आप उसको अवेल करेंगे। तो 120 डेज़ के अंदर अंदर जो है सो उन्होंने आर्डर करने होते हैं, मैक्सिमम 120 डेज़, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या करेगा इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर, टैक्स सरचार्ज वगैरह जो भी बनता है वो 120 डेज़ के अंदर तय करेगा कि ये इसने शार्ट ड्यूज़, इन्होंने शार्ट पेमेंट है, और उसकी सूरत में हमने इसको इतना सरचार्ज बनता है, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इतना बनता है, टैक्स इतना बनता है, इतने ड्यूज़ ये दो, ठीक है ना। वो आपको पूरी लिस्ट बना कर देंगे, तो वो आपको जो है सो क्या करना पड़ेगा, देने पड़ेंगे। तो ये रिकवरी का तरीक़ेकार है। रिकवरी शार्ट A है, B है, ठीक है ना, और C है। इसमें सिर्फ A का जिक्र हुआ है। 14A और 14B है। B का मतलब ये है कि आर्डर्स गिविंग इफ़ेक्ट टू आर्डर्स, ठीक है ना। और C है मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर्स। यानी गिविंग इफ़ेक्ट टू आर्डर्स का मतलब ये है कि ट्राइब्यूनल ने, कमिश्नर अपील ने या हाई कोर्ट ने कोई आर्डर्स दिए हैं, तो वो जो कमिश्नर होगा या इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर होगा वो 1 साल के अंदर अंदर उसको इन्फोर्स करवाएगा, ठीक है ना। और C में है मॉडिफिकेशन ऑफ आर्डर, यानी एक कमिश्नर ने आर्डर किया या इंडियन रेवेन्यू ने आर्डर कर दिया आपके ख़िलाफ़, आप उसमें चले गए ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में चले गए, जो भी फोरम बनता है, ठीक है ना, आप वहाँ तक गए, तो वहाँ से आप उसके ख़िलाफ़ आर्डर अपने हक़ में लेकर आए, तो फिर कमिश्नर या इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर या जो भी पर्सन था जिसने आर्डर किए थे वो अपने आर्डर को मॉडिफाई करेगा उस हाई कोर्ट या अपीलेट ट्राइब्यूनल या कमिश्नर अपील के फैसले के मुताबिक, ठीक है ना। ये 14A और B और C था, ठीक है ना। इसके बाद है सेक्शन 15 एप्लीकेशन ऑफ द कस्टम्स एक्ट 1969 टू फेडरल एक्साइज ड्यूटी। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि बाज़ मकामात पे जो है ना एप्लीकेशन ऑफ कस्टम एक्ट चलेगी, यानी जैसे इंपोर्ट हो गया, इंपोर्ट के तहत इंपोर्ट के वक्त जो ड्यूटी डिटरमाइन की जाएगी वो कस्टम एक्ट के तहत की जाएगी, ठीक है। इसके बाद 16 है, सेक्शन 16 एग्जम्पशंस है, और सेल टैक्स में हमने एग्जम्पशंस का जो सेक्शन था वो 13 पढ़ा था सेल टैक्स में, और फेडरल एक्साइज एक्ट में ये सेक्शन 16 है। एग्जम्पशंस का मतलब ये है कि इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है कि कौन कौन से गुड्स पे, जैसे सेल टैक्स में स्पेसिफाइड गुड्स थी उन पे एग्जम्पशन था, और उसमें ये लिखा था, बड़े मज़े की बात है कि वहाँ पे एग्जम्प्टेड गुड्स लिखे हुए हैं कि 1 2 3 ये जो है ना एग्जम्प्टेड है। उसके बाद उन्होंने एक लाइन ऐड कर दी है कि बाकी इसके अलावा कोई चीज़ें हैं तो उन सब पे सेल टैक्स लागू होता है। लेकिन फेडरल एक्साइज में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने एग्जम्प्टेड गुड्स जो है ना वो उन्होंने जो यानी शो की हैं कि शेड्यूल 1 में जो ये चीज़ें हैं ना इन पे जो है सो एक्साइज ड्यूटी एग्जम्प्ट है, ठीक है ना। यानी जो इन्होंने एग्जम्पशंस में शेड्यूल 1 में जो स्पेसिफाई किए हुए हैं ना
वो उन पे जो है सो वो टैक्सेबल है। टैक्सेबल में जो चीज़ें आ जाएंगी वो टैक्सेबल एक ड्यूटी उस पर लगेगी, बाकी उसमें जो नहीं है वो सारी एग्जम्प्टेड है, ठीक है ना, जो उसमें स्पेसिफाई की हुई हैं, ठीक है ना, उन्होंने वो उन पे ड्यूटी लगेगी। यानी सेल टैक्स वालों ने क्या किया था, जो एग्जम्प्टेड थी वो स्पेसिफाई की हुई थी, और उसके अलावा जितनी थी वो टैक्सेबल थी। लेकिन यहाँ पे इन्होंने किया है, जो टैक्सेबल हैं जिन पे ड्यूटी लगती है वो स्पेसिफाई की हुई हैं, और फिर बता रहे हैं कि जो इसमें शामिल नहीं है वो सारी एग्जम्प्टेड है, ठीक है ना। तो क्योंकि उधर ज़्यादा प्रोडक्ट्स थी, गुड्स थी और सर्विसेज थी, इसलिए उन्होंने जो थोड़ी सी एग्जम्प्टेड थी उनको उन्होंने मेंशन कर दिया। क्योंकि इनके पास गुड्स सर्विसेज थोड़ी सी हैं जिन पे ड्यूटी लगती है, तो उन्होंने उनको मेंशन कर दिया है। बाकी सब पे कहा है कि जो यहाँ पे मेंशन नहीं है उन पे ड्यूटी लेनी नहीं है, ठीक है, यानी वो एग्जम्प्ट हो चुकी है। तो ये है। अच्छा, दूसरी जो है सो फेडरल गवर्नमेंट जो है ना, इस शेड्यूल्स के अलावा भी कुछ चीज़ें होती हैं या शेड्यूल्स में कुछ चीज़ें टैक्सेबल है, लेकिन बाद में एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उनको एग्जम्प्ट करार दे देती है। उन सूरतों में जब डिज़ास्टर आ जाए तो मुल्क में, नेशनल डिज़ास्टर हो, इमरजेंसी की सूरत हो, या जंग लग गई है, या ऐसा कोई मामला हुआ है, तो कहेंगे यार फ़िलहाल इन पे जो है ना, जैसे अभी कोरोना के दौर में उन्होंने मास्क वगैरह पे या ऐसी चीज़ें जितनी भी कोरोना से रिलेटेड चीज़ें थी उनको उन्होंने फिर कुछ अरसे के लिए एग्जम्प्ट करार दे दी थी, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 16 हो गया। उसके बाद सेक्शन 17 है, रिकॉर्ड्स का सेक्शन है। रिकॉर्ड्स का मतलब ये है कि आपने ड्यूटी के हवाले से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वगैरह के हवाले से आप रजिस्टर्ड पर्सन है, तो आपने रिकॉर्ड मेंटेन करना है और इसको 6 साल तक रिटेन रखना है। हो सकता है 6 साल में आपका ऑडिट हो और कभी भी आपके खाते में कोई चीज़ निकल आए, ठीक है ना। तो आपके फ़ायदे की चीज़ होगी वो तो गवर्नमेंट नहीं बताएगी, लेकिन आपने कुछ गवर्नमेंट का खाया हुआ है तो वो ज़रूर आपको बताएगी फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है ना। तो 6 साल तक रिटेन करना है। 6 साल से ज़्यादा भी हो जाता है उसके लिए फिर ये है कि या तो लिटिगेशन में मैटर चल रहा हो, या कोर्ट में अपील हो, या पिटीशन हो, या जो भी मामला हो, तो उस सूरत में वो फिर 6 से ज़्यादा अरसा भी लगता है तो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि मामला अंडर कंसीडरेशन है। सेक्शन 18 है इनवाइसेस। सेल टैक्स में इनवाइसेस का सेक्शन था 23 और यहाँ पर है 18। तो इनवाइसेस का मतलब होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं वो कभी भी कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस ट्रांजैक्शन की एक इनवाइस नंबर होता है वो जारी करते हैं। तो अगर इनवाइस जारी नहीं करेंगे तो उसकी सज़ा भी सख्त है और उसके खिलाफ़ केस चलता है और वो बड़ा मसले का शिकार होता है। तो इनवाइस में होता क्या क्या है, नेम होता है, एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ द सेलर, नेम एंड एड्रेस, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ द बायर, date of issue of invoice, description and quantity of goods, or as the case may be, description of the services, value exclusive of the excise duty, amount of excise duty, value inclusive of excise duty, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। इनवाइस दूसरे लफ्ज़ों में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इस सारे मामले में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एविडेंस है कि आपने क्या लिया, क्या दिया, ठीक है ना। और उसी की बेस पे आपने क्या करना होता है, ड्यूटी देनी होती है, ऑडिट कराना होता है, रिटर्न जमा करानी होती है। तो दोस्तों ये हमारा एक चैप्टर ख़त्म हुआ, यहाँ पे मुकम्मल हुआ। 3 से 18 तक हमने इस चैप्टर को मुकम्मल किया है सेक्शन तक। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा, उसके लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ टच में रहें, ठीक है ना। इंशाल्लाह इस जो इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू की ख़ास तौर पे जो प्रिपरेशन है वो हम इसी बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हम आखिर में जब ये सारे सेक्शंस हो जाएंगे तो हमने इसको रिवाइज़ करने का एक तरीका निकाला हुआ है, बहुत ज़बरदस्त है। आसान तरीके से रिवाइज़ करेंगे और जो हमें एग्ज़ाम के टाइम बहुत फ़ायदेमंद होगा। ये पिछली भी 30 मिनट 35 मिनट की वीडियो थी, अभी ये आधे घंटे की हमने बनाई है। ऐसी 2 वीडियोज़ और आएंगी। तो अगर आपके 2-2.5 घंटों में आपका मामला, आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है तो और क्या चाहिए, ठीक है ना।
तो ये 2-3 घंटे आपके हमें चाहिए होंगे। हमारे साथ रहिए, जुड़े रहिए, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।